तो यहाँ पर अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के खाते हैं 5 सीट गई है अलीगढ़ की। और उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत पार्टी, ऐसा नहीं कि भाजपा का ही लगातार दबदबा रहा है। 2009 में यहाँ बहुजन समाज पार्टी जीती थी और 2004 में कांग्रेस जीती थी। फिर मोदी लहर के बाद से यहाँ पर भाजपा का परचम रहा और बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का जब समय था 1999 के आसपास, तब यहाँ पर भाजपा जीतती थी 1991 से 1999 तक, जो कि अलीगढ़ सीट की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहाँ पर सतीश कुमार गौतम और सपा की तरफ से यहाँ पर ब्रजेंद्र सिंह को उतारा गया है। जबकि अगर हम बसपा की तरफ से बात करें तो अलीगढ़ सीट से फिलहाल अगर हम देखें इस लिस्ट में नाम नहीं है, आगे लिस्ट में देखते हैं। हाँ, अलीगढ़ से यहाँ पर उतारे गए हैं, आप देखें तो नंबर 2 पर ये प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय। अब इसमें नाम में बदलाव ना हुआ हो क्योंकि ये जो लिस्ट थी ये 3 अप्रैल की लिस्ट थी। 3 अप्रैल को लिस्ट सामने आई थी। यहाँ पर अगर आप तारीख देखें तो अलीगढ़ से यहाँ पर उतारे गए हैं हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय। अब अगर हम इसका विश्लेषण करें तो बंटी आए हैं भाई सीट से, जो कि बहुत चर्चित नाम हो सकते हैं वहाँ के जमीनी स्तर के नेता। लेकिन अलीगढ़ में जैसा कि हमने कहा पिछले 2 बारी से भाजपा परचम लहरा रही है। उससे पहले 2009 में अगर हम देखें तो बसपा जीती थी, लेकिन 2014 में कितने मार्जिन से जीती? 2,86,000 वोटों से। 2,86,000 वोट बहुत तगड़ा होता है। और बीजेपी जब सपा बसपा साथ आ गई उसके बावजूद भी अगर हम देखें बीएसपी का टोटल वोट बैंक कितना था 2014 में? 2,27,000 और सपा का कितना था? 2,26,000। यानी कि अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो 4.5 लाख प्लस वोट जाना चाहिए। और बीएसपी को टोटल वोट कितने मिले थे? 4,26,000। यही बात मायावती कह रही थी कि हमें सपा का साथ मिला था, लेकिन सपा के वोटरों का साथ नहीं मिला था। उन्होंने हमें, जो मायावती ने इंडिया दल में ना शामिल होने की वजह क्या बताई थी? उन्होंने यही कहा था कि जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर नहीं हुआ था पिछली बार, और वो हम आपको ताजा आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर हम इससे पिछले भी कुछ सीटें देखें, 2019 में कितना था? बसपा के खाते में 4,93,000 वोट थे टोटल, जबकि सपा के पास 3,19,000 और बसपा के पास 1,98,000। अगर आप इनको उंगलियों पे ही गिने तो 5 लाख प्लस वोट होने चाहिए थे, और यहाँ पर कितने? 4,93,000। हम ये नहीं कह रहे कि अगर 20-25,000 वोट और मिल जाता तो भाजपा को टक्कर दे देते, लेकिन भाजपा के तो 8 लाख पर थे। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वोट ट्रांसफर कितना हुआ आप खुद देख लीजिए, आपके सामने हकीकत है। और उससे पहले अगर हम गाजियाबाद सीट की बात कर लें तो वहां पर तो खैर सपा साथ थी, लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि बसपा का गाजियाबाद में कितना वोट था? 1,73,000 और सपा का कितना था? 1,06,000। ठीक है, टोटल अगर हम मिला दे तो ये करीब होता है 3 लाख के आसपास। हम मान लेते हैं कि 2.25-3 लाख के आसपास हो जाता है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर हम देखें जो सपा के प्रत्याशी को वोट मिले थे वो 4,43,000 मिले थे। ये बात गवाही देता है कि बसपा ने शायद यहाँ पर उनको समर्थन किया था, सपा को ट्रांसफर पूरा वोट हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हकीकत है दर्शकों, जो मायावती कह रही थी कि वोट ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन मेरठ में हुआ था। अगर आप देखिए मेरठ में तो बसपा को 5,81,000 वोट मिले थे, जबकि बसपा को टोटल अगर हम वोट देखें तो 3 लाख वोट मिले थे और सपा को 2,11,000। टोटल मिला दे तो 5,11,000 होते हैं, जबकि 5,81,000 वोट मिले थे। लेकिन 2014 में तब टोटल जो वोट पड़े थे वो 11,13,000 पड़े थे, और जो 2019 में वोट पड़े थे वो 12,16,000 पड़े थे। ऐसे अगर हम गाजियाबाद में भी देखें तो गाजियाबाद में 13,42,000 वोट पड़े थे, फिर उसके बाद 15,25,000 वोट हो गए। तो बढ़ते गए, ऐसा नहीं कि घट रहे हैं, बढ़ते गए। 2-2 लाख 1.5 लाख वोट हर सीट पर बढ़े हैं। तो हम ये नहीं कहते कि हाँ सपा ने पूरा ही नुकसान कराया। अलीगढ़ सीट की हम बात कर रहे थे, अलीगढ़ सीट पर भी हम जैसा कि यहाँ पर अभी तक जो देखे हैं, ये जो मेरठ सीट हो गई, गाजियाबाद सीट हो गई, गौतम बुद्ध नगर सीट पर अगर हमने देखा है तो वहाँ पर एक टक्कर नहीं थी। हमने सिर्फ गाजियाबाद सीट पर पाया है कि यहाँ पर तो एक तरफा प्रत्याशी जीता था। बुलंदशहर हमने देखा, हमने सिर्फ अमरोहा देखा कि जो बसपा के खाते में गई थी पिछली बार। मेरठ पर हमने देखा कि एक टक्कर हुई थी। बाकी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सब सीट भाजपा ऐसी जीती है कि कोई टक्कर में नहीं है। जितना बाकी पार्टियों को वोट मिल रहा है उतने से तो वो जीत रही है अकेले। आप खुद देख लीजिए कि मेरठ सीट पर जो यहाँ पर अगर हम गाजियाबाद की देखें तो पिछली बार जो बीजेपी के जनरल विजय कुमार सिंह थे जो जीते थे, वो 9,44,000 वोटों से इनको टोटल मिले थे, और सुरेश बंसल सपा के प्रत्याशी को 4,43,000 और कांग्रेस की डोली शर्मा को 1,11,000।
जो विजय कुमार सिंह की जीत थी वो 5,01,000 वोटों की थी, 5,01,000 वोटों की। जबकि हम देखें बीजेपी के जनरल विजय कुमार सिंह और यहाँ पर सपा के प्रत्याशी को इतने वोट भी नहीं मिले जितने वोटों से विजय कुमार सिंह जीत गए थे। तो इसी की बात हम कर रहे हैं कि भाजपा के लिए बहुत मतलब मजबूती है इन सीटों पर। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, आगे है मेरठ सीट, मथुरा सीट माफ कीजिएगा। मथुरा लोकसभा सीट का अगर हम देखें तो भाई अगर हमने अभी तक जो पाया है, यहां की पांचों विधानसभा सीट भी भाजपा के खाते में, यहां पर कोई टक्कर में शायद नजर नहीं आ रहा है। यहां बसपा टक्कर दे सकती है, वो कैसे आपको बताते हैं। ये सीट शायद कांग्रेस के खाते में गई है इस बार, तो दूसरे चरण में कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2 सीटें हैं, 2 नहीं, शायद मेरठ सीट भी यहाँ पर कांग्रेस के खाते में नहीं, बसपा गाजियाबाद, फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये कांग्रेस के खाते में, एक अमरोहा, एक गाजियाबाद, और उसके बाद अगर हम देखें तो बुलंदशहर में कांग्रेस को मिला है मौका। फिर उसके बाद अलीगढ़ में आए तो अलीगढ़ में सपा के हैं ब्रजेंद्र सिंह। फिर मथुरा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सीट गई है। कांग्रेस ने यहाँ से मुकेश कुमार धनगर को शायद टिकट दिया, ये नाम हम कंफर्म नहीं करते। लेकिन बीजेपी की हेमा मालिनी सुर्खियों में यहाँ पर बीएसपी के सुरेश सिंह जो एक आईआरएस ऑफिसर है, वो टक्कर कैसे देंगे वो हम आपको बताते हैं। तो अगर आप देखें वोट शेयर ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स, मतलब भाजपा कैसे बढ़ता, भाजपा के लिए वैसे ये सीट बहुत सुगम है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के लिए जीत रही है। पहले जब आरएलडी और एनडीए के साथ गठबंधन में थी तो जयंत चौधरी जीते थे 2009 में, उससे पहले कांग्रेस जीती थी, फिर उसके पहले भाजपा थी 1991 से लेकर 1999 तक, फिर कांग्रेस आई, फिर जयंत चौधरी आए, फिर 2014 से 2019 तक, अभी तक, फिर 2024 तक अगर हम बात करें तो भाजपा है, हेमा मालिनी। लेकिन अगर हम देखें तो सपा और बसपा ने यहाँ पर कितनी टक्कर दी है। पिछली बार ये सीट गठबंधन में आरएलडी के खाते में थी और आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह यहाँ पर हार गए थे 2,93,000 वोटों से। हेमा मालिनी को 6,71,000 वोट मिले थे। जबकि इस सीट पर, मथुरा सीट पर अगर हम देखें तो पिछली बार से पिछली बार जब जयंत चौधरी गठबंधन में नहीं थे, अलग थे और चुनौती देने उतरे थे, तो जयंत चौधरी को 2,43,000 वोट मिले थे और हेमा मालिनी को मिले थे 2,74,000 वोट। करीब 5,30,000 वोट की मेजोरिटी थी हेमा मालिनी की, 5,30,000 वोट की। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, हम नहीं, आंकड़े बता रहे हैं। बीएसपी के विवेक निगम नंबर 3 पर रहे थे, सपा के दिनेश करदम 36,000 वोट पाकर नंबर 4 पर। जबकि 2009 में हमने क्या कहा था कि यहाँ पर टक्कर अगर कोई दे सकता है तो बीएसपी। 2009 में आरएलडी और बीएसपी आमने सामने थी, तो श्याम सुंदर शर्मा बीएसपी के बहुत कड़ी टक्कर दिए थे, हारे थे 1,69,000 वोट से, लेकिन नंबर 2 की पार्टी रहे थे। और उससे पहले भी अगर हम जाएं तो 2004 में भी बीएसपी के प्रत्याशी ने इतनी कड़ी टक्कर दी थी कि सिर्फ 38,000 वोटों से हारे थे। और 1999 में भी अगर हम देखें तो बीएसपी के प्रत्याशी नंबर 3 पर रहे थे, यानी कि नंबर 2 नंबर 3 पर जिसने टक्कर दी। 1998 में अगर हम देखें तो 1,13,000 वोट पाए थे, जबकि बीजेपी के तेजवीर सिंह ने 3,03,000 वोट। टक्कर में अगर कोई सीट पर रहा है तो वो बीएसपी रही है, नंबर 2 नंबर 3 की पार्टी अभी तक बीएसपी रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम बसपा की बात कर रहे हैं कि भाई बसपा नंबर 2 नंबर 3 की पार्टी मथुरा सीट पर रही है। हेमा मालिनी को अगर कोई टक्कर अभी तक दिया है, मतलब बीजेपी को कोई टक्कर अभी तक दिया है सीट पर, तो यहाँ पर बसपा रही है। लेकिन हम नहीं कह रहे कि इस बार बसपा बहुत मजबूत है, यहाँ पर बसपा कोशिश करेगी। अगर विजेंद्र सिंह, कांग्रेस के जो बॉक्सर थे, आपने सुनी होंगी खबरें, कांग्रेस की तरफ से थे, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, अगर वो होते तो शायद यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प होती, लेकिन वो नहीं इस सीट से चुनाव लड़े, तो इसीलिए हम नहीं कहते कि हाँ यहाँ पर कुछ माहौल बदला है। तो अभी तक हम देखें सपा के लिए भी इस सीट पर कोई लड़ाई नजर नहीं आ रही। 4 सीट, 8 में से 4 सीट पर इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस है और बाकी सीटों पर यहाँ पर उनकी साथी पार्टियां हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी तक सियासी समीकरण हमने देखा है। कोई सीट रह तो नहीं गई, हम देखते हैं कि कोई सीट रह ना गई हो। हमने बात कर ली है अमरोहा की, हमने बात कर ली है मेरठ की, हमने बागपत की बात नहीं करी है। बागपत सीट की हमने चर्चा नहीं करी है, तो बागपत पर भी आ जाते हैं भाई। बागपत पर फिलहाल क्या माहौल बना हुआ है दूसरे चरण के लिए, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो बागपत तो सीट ये भी शायद एनडीए के खाते में ही जाए, क्योंकि
2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 ही साल का वक्त हुआ है। 2 सीट यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल सपा के साथ गठबंधन में रहते हुए जीते थे और 3 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ की 5 विधानसभा सीटों में 3 मतलब 5 ही सीट एनडीए के खाते हैं फिलहाल। और यहाँ पर बागपत पर जो टक्कर में रहते थे वह थी राष्ट्रीय लोकदल, जो कि अजीत सिंह इस सीट से चुनाव लड़ते थे। पहले चरण सिंह चुनाव लड़ते थे, फिर अजीत सिंह। चेहरा आपको दिखा देते हैं, बड़ा नाम थे, लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, ही टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19 एंड वाज सब्सिक्वेंटली, आप जानते हैं क्या ही हुआ था आगे। लेकिन जिस तरीके से हम बात करें 2024 के चुनाव की, ये सीट इस बार एनडीए के खाते में आरएलडी खाते में गई। यहाँ से राजकुमार सांगवान को उतारा है। बागपत सीट पर अगर हम देखें तो इतिहास में अब तक जो इतिहास रहा है वो पहली बार ऐसा मौका होगा जब चौधरी जी के परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं है। 1998 में सोमपाल शास्त्री जरूर जीते थे, लेकिन अगर हम 1998 का अवेलेबल है यहाँ पर डाटा, अवेलेबल तो नहीं है खैर, लेकिन 1998 में सोमपाल भारती जरूर जीते थे, लेकिन तब यहाँ से तब भी चौधरी परिवार के ही कोई ना कोई सदस्य रहे। पहले चरण सिंह उतरते थे, फिर उसके बाद खुद अजीत सिंह ने यहाँ से कमान संभाली। पहले जनता दल, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी चुनाव लड़े, फिर इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़े, यानी निर्दलीय भी चुनाव लड़े बागपत सीट से। अजीत सिंह लगातार यहाँ से सांसद रहे, कितनी बार? 4 बार सांसद रहे लगातार। फिर उसके बाद यहाँ से चाहे अगर हम देखें सोनिया की सरकार आई हो या अटल बिहारी वाजपेयी की, फिर भी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल जीतती रही है। लेकिन जब जयंत चौधरी चुनाव लड़े तो क्या हश्र हुआ था, ये देखिए आप। 23,000 वोटों से जयंत चौधरी हार गए थे पिछली बार। भाजपा के सत्यपाल सिंह ने उनका घमंड चूर चूर किया था। बसपा साथ थी, सपा साथ थी, इसके बावजूद भी जयंत चौधरी ये सीट हार गए थे, इसके बावजूद भी हार गए थे। जबकि 2014 में भी यहाँ पर बीजेपी के ही सत्यपाल सिंह की जीत हुई थी। सपा के गुलाम मोहम्मद आरएलडी, बसपा के लिए सीट पर इतना अच्छा खासा हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन 2009 में यहाँ पर बसपा नंबर 2 की पार्टी थी, 2004 में यहाँ बसपा नंबर 2 की पार्टी थी, क्योंकि मायावती अच्छी तरीके से जानती हैं कि कैसे मुस्लिम और जाट को साधा जाए। उनका पश्चिमी यूपी में काफ़ी अच्छा दबदबा रहा है और है। जो जाट और मुस्लिम का जब समीकरण बनता है तो उसके बाद बसपा के लिए बहुत वो अनुकूल हो जाता है समीकरण। तो यहाँ पर इस बार सपा ने अमरपाल शर्मा को, आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को, चौधरी परिवार से कोई चेहरा नहीं है। हमें लग रहा था कि बागपत सीट से, और पहले खबरें भी थी कि जयंत चौधरी अपनी पत्नी चारू चौधरी को इस सीट से टिकट दे सकते हैं, लेकिन राजकुमार सांगवान को यहाँ से फिर टिकट मिला और बीएसपी ने परवीन बैसला को यहाँ से टिकट दिया है। आपको क्या लगता है कि सीट पर कौन जीतेगा? हमारे लिए तो कहीं ना कहीं ओपिनियन आरएलडी की तरफ झुकाव में है, क्योंकि सपा बसपा यहाँ पर इतनी लड़ाई में रही नहीं है। पिछली बार जो जयंत चौधरी बसपा और सपा के साथ थे, इस बार वही जयंत चौधरी आरएलडी के साथ, मतलब टोटल एनडीए के साथ गए हैं। तो जो बागपत और एक बिजनौर शायद सीट है, ये 2 सीट गई है यहाँ पर आरएलडी खाते में, शायद, हमको टोटल कंफर्म नहीं है। लेकिन ये 8 सीटों का समीकरण अगर हम देखें तो एक अमरोहा सीट छोड़ दें, शायद अमरोहा ही छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि मेरठ सीट पर अगर हम देखें तो एक कंपटीशन है, ऐसा नहीं है, मेरठ सीट पर एक कंपटीशन है। अरुण गोविल के लिए एक चुनौती है, लेकिन यहाँ की हमने विधानसभा सीटों की बात की थी कि विधानसभा पे सपा का 2 सीटों पर कब्जा है, लेकिन उनके दोनों ही मुस्लिम प्रत्याशी थे और सपा ने यहाँ से एक हिंदू कैंडिडेट को उतारा है, सुनीता वर्मा को, इसलिए थोड़ा चांसेस बिगड़ सकता है। क्योंकि अगर एक भी मुस्लिम कैंडिडेट होता तो शायद यहाँ पर बात बनती। अब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया, देवव्रत कुमार त्यागी बसपा की तरफ से, सपा की तरफ से सुनीता वर्मा और बीजेपी की तरफ से अरुण गोविल। तो इन 8 सीटों का समीकरण आप बताइए दर्शकों की क्या लगता है कौन बाजी मारेगा। अगर हम यहाँ पर कमेंट्स लें तो राकेश कुमार लिख रहे हैं कि पीएम बनेंगी बहन कुमारी मायावती, लोकतंत्र और जनहित के खातिर आएंगी बहन कुमारी मायावती, जय संविधान, जय भारत, जय भीम। और स्वीटी सिंह लिख रही हैं कि कहीं ना कहीं बहन जी को लाए, जातिवाद छोड़ो। टिंकू शॉर्ट्स लिख रहे हैं बसपा कमिंग सून। तो इस तरीके से यहाँ पर बसपा को समर्थन काफ़ी मिलता है, लेकिन फिलहाल वो समर्थन क्या वोट बैंक के रूप में होगा, ये चर्चा रहेगी। कुछ बड़ी खबरें लेकर आप सभी